हेलो, जय हिंद। यह एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है, जिसमें जीके और पॉलिटी के 20 सवाल हैं और वो भी पीवाईक्यू बेस्ड है। एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए है। ठीक, यह एक छोटा पैकेट बड़ा धमाके के रूप में काम करता है, क्योंकि इसमें हम 20 क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं और लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। 100 से 150 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। ठीक, तो आइए बिना देरी के हुए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। ठीक, पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 के तहत। तो पहला प्रश्न है, भारत के 100 के सबटाइटल है के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गण पूरक यानी कोरम सदन के सदस्यों के लिए कुल संख्या का कितना भाग होना चाहिए? कुल सदस्यों का कितना भाग होना चाहिए? आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करते चलिएगा। ऑप्शन ए है 1/5, ऑप्शन बी है 1/10, ऑप्शन सी है आधा, या फिर ऑप्शन डी है 1/3। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, यानी कोरम के लिए, क्या गण पूरक के लिए, गण पूरक या फिर कोरम के लिए जो सदस्यों की संख्या चाहिए होता है वो 10% चाहिए होता है। यानी 10% को हम 10/100 लिखेंगे, यानी वो क्या होता है 1/10 होना चाहिए। क्या 1/10 होना चाहिए? अगर हम लोकसभा में कोरम की संख्या के बाद, अच्छा कोरम की संख्या होता क्या है? तो कोरम की संख्या वह न्यूनतम संख्या होता है जिसमें कोई भी बैठक वैध होता है। ठीक है, कोई भी बैठक वैध होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर 100 बच्चों का क्लास है, उसमें अगर एक बच्चा आता है या फिर 2 बच्चा आता है, तो ज़्यादातर संभावना है कि टीचर उस क्लास को ना ले या फिर उतना नहीं पढ़ाए जितना कि आमतौर पर पढ़ाते हैं। ठीक, तो वही होता है कोरम कि मिनिमम कितना बच्चा आ जाएगी ये टीचर पढ़ा लेगा। ठीक, उसी प्रकार लोकसभा विधानसभा भी ऐसा ही होता है, या फिर राज्यसभा या विधान परिषद भी ऐसा ही होता है कि कम से कम कितना लोग का होना जरूरी है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? गण पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गण पूरक बोलते हैं, कोरम बोलते हैं। और यह कुल सदस्यों का कितना होता है कि 1/10 भाग होता है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 550 है। अगर इसमें हम कोरम की बात करें तो 55। ठीक है, 55। और अगर अधिकतम के आधार पर हम निकालें तो, ठीक, अधिकतम के आधार पर अगर हम निकालें तो, वैसे ही राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 250 है। और इसकी कोरम की बात करते हैं तो इसकी कोरम की बात कितना अगर करें तो कितना होगा ये? तो ये होगा राज्यसभा के लिए कोरम की संख्या गणपूर्ति के लिए न्यूनतम मेंबर कितना होना चाहिए? तो 25 मेंबर होना चाहिए। न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो 25 मेंबर होना चाहिए। ठीक, अच्छा, एक जो अनुच्छेद 79, 80 और 81 किससे संबंधित है? 79, 80 और 81 किससे संबंधित है? ठीक, तो अगर हम अनुच्छेद 79, 80 और कहाँ चले गए हम? एक मिनट 79, 80 और 81 की बात करते हैं, 79, 80 और 81 की बात करते हैं तो देखिए ये सरल से संबंधित है। ठीक, सरल से संबंधित है, यानी 79 में संसद की चर्चा है। 79 में किस चीज़ की चर्चा है? संसद की चर्चा है। 80 में राज्यसभा की चर्चा है। 80 में किसकी चर्चा है? तो राज्यसभा की चर्चा है। और 81 में किस चीज़ की चर्चा है? तो लोकसभा की चर्चा है। किस चीज़ की चर्चा है? तो लोकसभा की चर्चा है। ठीक, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो होते हैं 12 सदस्यों को क्या करते हैं? तो मनोनीत करते हैं। अगर हम संसद की अंक की बात करें तो संसद की अंक कितना होता है? तो संसद की अंक 3 होता है। कौन कौन? तो एक तो राष्ट्रपति होते हैं, दूसरा लोकसभा हुआ और तीसरा राज्यसभा हुआ। लोकसभा और तीसरा राज्यसभा हुआ। ठीक, अगर हम सरकार के अंग की बात करें तो सरकार के भी 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? एक तो कार्यपालिका होती है, दूसरा विधायिका होती है और तीसरा न्यायपालिका होती है। एक तो कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका होती है। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर है कि संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? यानी सिंपल बजट पूछ रहा है कि बताओ भाई कि बजट की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है। सबसे पहली बात तो हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट के बदले में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया। क्या वार्षिक, कलम काहे नहीं चल रहा है जी? वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया। ठीक, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 112 अनुच्छेद में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 112 अनुच्छेद में किया गया है। बजट कब प्रस्तुत किया जाता है? तो 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक,
किसके नाम पर बजट प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के नाम पर बजट प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के नाम पर बजट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में क्या किया जाता है? इसको प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है बजट को, ठीक। उसके बाद बात करें कि अब इनके वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। और सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले कौन है? तो मोरारजी देसाई है। निर्मला सीतारमण है, ठीक है, निर्मला सीतारमण है अभी। और सबसे अधिक बार बजट की बात करें पेश करने वाले कौन है? सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले कौन है? तो मोरारजी देसाई हैं। बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, मोरारजी देसाई हैं। भारत के प्रथम बजट को किसने प्रस्तुत किया? क्या भारत के प्रथम बजट को किसने प्रस्तुत किया? अगर बात की हम प्रथम बजट की बात करें, प्रथम बजट को किसने प्रस्तुत किया? तो स्वर्णमुखम चेट्टी थे। कौन थे? तो आर के स्वर्णमुखम चेट्टी थे। आर के स्वर्णमुखम चेट्टी थे, ठीक। कब प्रस्तुत किए? तो 26 नवंबर 1947 को। यह एक अंतरिम बजट था 1947 को। कैसा बजट था? तो अंतरिम बजट था, ठीक। अच्छा, रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया जाता है? तो 1921 में किया जाता है। रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया जाता है? 1921 में किया जाता है। मतलब जो बजट था पहले रेल और आम एक ही साथ होता था, लेकिन क्या किया गया कि अलग अलग कर दिया गया। रेल के लिए अलग बजट बनता है और देश के लिए अलग बजट बनता है। और ये अलगाव कब हुआ? तो 1921 में। कौन सा समिति था? तो एकवर्त समिति था। कौन सा समिति था? तो एकवर्त समिति था, ठीक। एकवर्त समिति था, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, बजट से पहले क्या प्रस्तुत किया जाता है? तो बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। बजट से पहले किस चीज़ को प्रस्तुत किया जाता है? तो बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया जाता है। बजट से पहले किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य के कार्यपालिका से संबंधित है? क्या राज्य के कार्यपालिका से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 123 से 132 या अनुच्छेद 134 से 143 या फिर अनुच्छेद 153 से 67 या फिर ऑप्शन डी है 145 से 150, ठीक है। पूरी तरह फोकस है, एसएससी जीडी में आपके पूछा भी गया है, ठीक है। और आपके पीवाईक्यू बेस्ट पे ही फोकस है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन रिपीट करे या ना करे, कंसेप्ट जरूर रिपीट करता है, ठीक है। तो पूरे कंसेप्ट को हम क्लियर करते हुए चलते हैं। और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जो 2026 में होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट करते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि 20 में से आपका कितना सही होता है। 20 में से आपका टोटल कितना सही होता है, कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है, राज्य की कार्यपालिका की चर्चा कहाँ है? तो अनुच्छेद 153 से 167 में। किस अनुच्छेद में है? तो 153 से 167 में राज्य के कार्यपालिका से संबंधित है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि राज्य के मुख्य, जिस प्रकार देश में राष्ट्रपति का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल का महत्व राज्य में होता है। यानी कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है, या कार्यकारी प्रधान कौन होते हैं? तो राज्यपाल ही होते हैं। राज्यपाल की अगर हम नियुक्ति की बात करते हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति की अगर हम बात करें, राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अगर हम मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें, तो राज्यपाल ही करते हैं। कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं, ठीक। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राज्यपाल करते हैं, ठीक, राज्यपाल। और अगर हम इनकी शक्तियों की बात करें, कितने प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। अगर हम राज्यपाल की शक्तियों की बात करते हैं तो ये होती है, एक तो विधायी शक्ति होती है, एक तो कार्यकारी शक्ति होती है,
विधायी शक्ति होती है, विधायी शक्ति होती है, विधायी शक्ति होती है, ठीक। उसके बाद आपातकालीन शक्ति होती है, आपातकालीन शक्ति होती है, ठीक। आपातकालीन शक्ति होती है और आपातकालीन शक्ति होती है विवेकाधिकार शक्ति होती है, ठीक। क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं। एक विवेकाधिकार शक्ति होती है, विवेकाधिकार शक्ति होती है, ठीक। विवेकाधिकार शक्ति होती है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि कितने राज्य में अभिन्न, कितने राज्य में अभिन्न विधान, कितने राज्य में क्या है कि अभिन्न विधान परिषद है। तो 6 राज्य में विधान परिषद है, ठीक है। 6 राज्य में विधान परिषद है। अगर हम बात करते हैं 6 राज्य में विधान परिषद है तो कौन कौन से राज्य हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके लिख दीजिए कौन कौन से राज्य है। 6 राज्य हैं, ठीक है। एक तो अगर हम इसकी बात करते हैं एक तो तेलंगाना है, तेलंगाना है, ठीक। तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, ठीक। कर्नाटक है, कर्नाटक है, कर्नाटक है, बिहार है, कितना हुआ 2 3 4, और आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। बिहार और यूपी साथ साथ है, ध्यान रखिएगा, बिहार और यूपी साथ साथ है। बिहार हो गया, यूपी बिहार, क्या यूपी हो गया, बिहार हो गया। उसके बाद यूपी बिहार के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं? महाराष्ट्र, मुंबई में जाते हैं, उनका सपना रहता है कमाने जाने के लिए। तो यूपी बिहार महाराष्ट्र हो गया। और नीचे नीचे 3 राज्य की बात करते हैं दक्षिणी में, तो एक तो ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। एक तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो कि कभी एक हुआ करता था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया, और फिर कर्नाटक हो गया, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक हो गया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, यूपी बिहार और महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। यूपी बिहार और महाराष्ट्र हो गया, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, बात करने के लिए कुछ नहीं है क्या? बहुत कुछ है बात करने के लिए कि विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन की बात करें तो उसमें अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? गठन की बात करें तो अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल संख्या का, विधानसभा के कुल संख्या के 1/3, कुल संख्या के 1/3 हो सकता है। कितना हो सकता है? तो 1/3 हो सकता है। कुल संख्या का कितना हो सकता है? तो 1/3 हो सकता है, ठीक है। अगर हम मंत्रिपरिषद की गठन की बात करें, मंत्रिपरिषद की गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिपरिषद की गठन की चर्चा 163 में। किस अनुच्छेद में है? तो 163 में मंत्रिपरिषद की गठन की चर्चा है। क्या है? तो मंत्रिपरिषद गठन की चर्चा है, ठीक है। मंत्रिपरिषद गठन की चर्चा 163 में है। और मंत्रिपरिषद होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो अगर हम केंद्र में बात करें तो लोकसभा के प्रति, और राज्य में बात करें तो, अगर केंद्र में बात करें तो लोकसभा के प्रति होता है, और राज्य में बात करें तो विधानसभा के प्रति होता है। राज्य में बात करें तो विधानसभा के प्रति होता है, ठीक। विधानसभा के प्रति होता है, ठीक। राज्यपाल जो होते हैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। कौन होते हैं? कुलाधिपति होते हैं, ठीक है। और अगर हम न्यूनतम संख्या की बात करें, विधान परिषद में न्यूनतम संख्या की संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम 40, ठीक है, न्यूनतम 40। और वहीं अगर हम विधान परिषद की बात कर रहे हैं, विधान परिषद की बात कर रहे हैं कि एक तो न्यूनतम 40 होगा, या फिर विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगा। वहीं विधानसभा में अगर हम न्यूनतम सदस्यों की बात करते हैं तो एक तो 40 होता है न्यूनतम,
न्यूनतम सदस्य यानी मिनिमम सदस्य कितना होता है, तो एक तो 40 होता है और अधिकतम कितना हो सकता है, तो 500 हो सकता है। अधिकतम कितना हो सकता है, तो अधिकतम 500 होता है, न्यूनतम 40 नहीं बल्कि 60 होता है। ठीक है, न्यूनतम कितना हो सकता है, या तो 60 हो सकता है या फिर 500 हो सकता है। न्यूनतम या तो 60 हो सकता है या फिर 500 हो सकता है, लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है। जैसे गोवा में कितना है, तो 40 है। गोवा में कितना है, तो 40 है। और सिक्किम की बात करें, सिक्किम में कितना है, तो 32 है। सिक्किम में कितना है, तो 32 है। ठीक, लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 नंबर है, जठरांग, ठीक है, द्वारा पेट, किसके द्वारा पेट में स्रावित होता है? पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा, अम्लीय कोशिकाओं द्वारा, गैस्ट्रिन स्रावी कोशिकाओं द्वारा, या फिर पेप्टिक कोशिकाओं द्वारा। अगर आंसर आपको पता है तो आप कमेंट कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको। ठीक है, अगर आंसर पता है तो आप कमेंट डेफिनेटली कीजिए। ठीक है, तो अगर बात करते हैं जठर अम्ल की, जिसको हम क्या बोलते हैं, HCl के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, किससे स्रावित होता है, किन कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये द्वारा पेट में स्रावित होता है, तो गैस्ट्रिन स्रावी ग्रंथियां द्वारा, गैस्ट्रिन स्रावी ग्रंथियां द्वारा क्या होता है, यह स्रावित होता है। अच्छा, एक करता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है हमारे शरीर में? इसकी अगर हम ज़रूरत की बात करें तो यह तो कहाँ से सबसे पहले किस भाग से संबंधित है, तो अमाशय से संबंधित है। किस भाग से संबंधित है, किस भाग से संबंधित है, तो ये अमाशय से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो ये अमाशय से संबंधित है। ठीक है, और उसकी बात करते हैं कि यह पाचन में मदद करता है। HCl जो है पाचन में मदद करता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि यह पेप्सिन एंजाइम को स्रावित करता है। पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। पेप्सिन एंजाइम को क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। पेप्सिन एंजाइम को क्या करता है, यह सक्रिय करता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। इसकी अगर हम पीएच की बात करें, करते हैं तो पीएच इसका होता है, सबसे ज़्यादा होता है 1.5 से 3.5 के बीच में होता है। 1.5 से 1.5 से 1.5 से 3.5 के बीच में होता है। 3.5 के बीच में होता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, अगर इसका स्राव ज़्यादा होता है तो फिर क्या होता है, एसिडिटी होती है। इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो कौन सा गैस जिसको बोलते हैं, एसिडिटी होता है। अगर इसका स्राव कम हो जाता है तो भोजन सही से नहीं पचता। अगर कम स्राव हो, अगर HCl का कम स्राव हो तो अपच हो जाता है, यानी भोजन का पाचन सही से नहीं होता है। ठीक है, आपको कमेंट करके ये बताना है कि इंसुलिन के स्राव कहाँ से होती है। ठीक है, किस कोशिका के द्वारा होती है। ठीक है, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होती है, पहले ग्रंथि का नाम बताना है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, और किस कोशिका से होती है, और इंसुलिन का खोज किसने किया था, और इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। 5 नंबर है, मनुष्य में सामान्यतः गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या कितनी है? मनुष्य में सामान्यतः गुणसूत्र की जोड़ों की संख्या क्या है, कितनी है? मनुष्य की बात करते हैं कि सामान्यतः गुणसूत्र में जोड़ों की संख्या कितनी है। तो देखिए, तो ये कितना जोड़ा होता है, कमेंट कर सकते हैं। आंसर पता होगा तो इसका जो सही जवाब है 23 जोड़ा होता है। ठीक है, 23 जोड़ा यानी कितना होता है, अगर संख्या में पूछे तो संख्या में 46 होता है, क्योंकि एक जोड़ा में कितना होता है, एक जोड़ा में 2 होता है, ठीक है, तो मनुष्य में सामान्यतः गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, जिसमें से जो 22 जोड़ा होता है, एक समान होता है, इसको ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको ऑटोसोम बोलते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो 23वां जोड़ा होता है इसको हम लिंग कोशिका बोलते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर क्या होता है, बच्चे में लिंग का निर्धारण होता है। जो अगर हम मेल की बात करें, पुरुष में कौन सी लिंग कोशिका होती है, तो पुरुष में XY होता है, पुरुष में क्या होता है, XY होता है, और महिला में केवल XX होता है। ठीक है, महिला में अगर हम बात करते हैं कि कोई भी जो बेबी होगा वो लड़का कब होगा, जब पुरुष की जो Y कोशिका, और महिला में तो X होता ही है, इसमें एक ही कोशिका भाग लेता है, जन्म में एक ही कोशिका भाग लेता है, और एक किस प्रकार का विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है।
जनन में कौन सा विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगर हम पुरुष की लिंग हार्मोन की बात करते हैं तो कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। और महिला की अगर हम लिंग हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन होता है। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जनन कोशिका की बात करते हैं, पुरुष में क्या होता है? तो पुरुष में होता है शुक्राणु और महिला में होता है अंडाणु, ठीक। अच्छा, निषेचन की क्रिया कहाँ होता है? निषेचन की अगर हम क्रिया की बात करें तो निषेचन की क्रिया कहाँ होता है? तो निषेचन की क्रिया होता है अंडवाहिनी में, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? फाइलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फाइलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और एक और इसका नाम है डिम्ब वाहिनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिम्ब वाहिनी भी बोलते हैं, ठीक, डिम्ब वाहिनी भी बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कहाँ है? हाँ, भारत में क्या है? अगला प्रश्न है भारत में अनुच्छेद 333 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की विधानसभा अधिकतम कितने सदस्य हो सकती है? विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अधिकतम सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 500, और न्यूनतम सदस्यों की बात करते हैं तो 60। और वहीं अगर विधान परिषद में बात करें, विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है। किन किन राज्यों में है आपको कमेंट करना है। उसके बाद बात करते हैं विधान परिषद में कितने सदस्य भाग लेते हैं। नहीं, विधान परिषद में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो टोटल विधानसभा के सदस्यों का 1/3 हो सकता है। कितना हो सकता है? विधानसभा के सदस्यों का 1/3 हो सकता है, ठीक। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर क्या हो, विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, दोनों में न्यूनतम आयु कितना चाहिए होता है? विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, दोनों में चाहिए होता है, दोनों में कितना चाहिए होता है? तो दोनों में चाहिए होता है 25 वर्ष। दोनों में कितना चाहिए होता है? 25 वर्ष। वहीं अगर हम विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद की बात करें या फिर राज्यसभा की बात करें, विधान परिषद या फिर राज्यसभा की बात करें, इसमें सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। वहीं राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल की बात करें, क्या राष्ट्रपति या फिर हम राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल के लिए अगर हम न्यूनतम आयु की बात करते हैं तो 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका किसे निर्दिष्ट करता है? सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका किसको निर्दिष्ट करता है? सरकार की सीमित करने का सामान्य तरीका कौन निर्दिष्ट करता है? तो सामान्य तरीका की बात करते हैं तो ये मौलिक अधिकार निर्दिष्ट करता है, ठीक है। शुरू में मौलिक अधिकार कितने थे? तो 7 थे, लेकिन जो 7वां जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, उसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको क्या किया गया? 44वां संशोधन के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया। यानी संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया। अब कैसा अधिकार है? तो विधिक या फिर संवैधानिक अधिकार है। अब जो कैसा है? विधिक या फिर संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। विधिक या फिर संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। और इन वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? तो 6 है। कितना है? तो 6 है। किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। बारे में क्या है? तो राज्य की परिभाषा है। बारे में क्या है? तो राज्य की परिभाषा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि समानता की बात किस में किया गया है? तो आर्टिकल 14 में किया गया है। निजता का अधिकार किस में आता है? तो जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। निजता के अधिकार को किस में शामिल किया गया है? निजता के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल किया गया। और किस में है? तो आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 में है, ठीक है। आर्टिकल 21 में है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। वहीं रीट जारी
आर्टिकल 32 में रीट की चर्चा है। आर्टिकल 32 में किसकी चर्चा है? तो रीट की चर्चा। आर्टिकल 32 कितने प्रकार का रीट जारी कर सकता है? अच्छा, ये रीट जो होता है, जो रीट होता है वो 5 प्रकार का तो होता है, और इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकता है। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। ठीक, कौन कौन से 5 प्रकार के रीट होते हैं? तो अगर हम बात करते हैं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, जिसको हेबस कार्पस भी बोलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। दूसरा की बात करते हैं, दूसरा होता है परमादेश। क्या? दूसरा होता है परमादेश होता है। तीसरा जो होता है परमादेश होता है। ठीक, जो तीसरा होता है वो होता है प्रतिषेध। जो तीसरा होता है क्या होता है? तो प्रतिषेध होता है। जो तीसरा होता है वो होता है प्रतिषेध। जो चौथा होता है वो कौन सा होता है? तो उत्प्रेषण होता है। उत्प्रेषण होता है। उत्प्रेषण होता है। ठीक, और पांचवा की बात करते हैं तो पांचवा कौन सा होता है? तो वो होता है अधिकार परीक्षा। पांचवा कौन होता है? तो अधिकार परीक्षा होता है। ठीक, अधिकार परीक्षा होता है। अच्छा, इसको आर्टिकल 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? आर्टिकल 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो भीमराव अम्बेडकर कहे हैं। कौन कहे हैं? तो भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहे हैं। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहे हैं। ठीक, और टोटल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है? तो अभी वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। ठीक, 8वां प्रश्न, मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 जनवरी को, जिसको खिचड़ी भी आमतौर पर बोलते हैं। ठीक है, या फिर मकर संक्रांति हमेशा कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, अच्छा, इसमें उत्तरायण होता है, जो सूरज होता है ना, उत्तरायण होता है। जैसे ये हमारा कौन सा है, इसको अगर हम बात करें कौन सा रेखा है? तो ये है विषुवत रेखा। ठीक है, ये कौन सा रेखा है? तो ये विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा है। इसके बाद ऊपर कौन सा रेखा होता है? 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर होता है कर्क रेखा। कौन सा रेखा होता है? तो कर्क रेखा। और नीचे कौन सा रेखा होता है? 23.5 डिग्री पर नीचे, यानी 23.5 डिग्री साउथ में कौन सा होता है? तो ये मकर रेखा होता है। कौन सा होता है? तो मकर रेखा होता है। मकर रेखा होता है। तो 14 जनवरी के बाद क्या होता है? 14 जनवरी के बाद जो सूरज होता है वो उत्तर की तरफ शुरू हो जाता है चलना। है, ठीक है, तो इस आकार का महासागर जो है अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर दे सकते हैं कि यह एस आकार का है। ठीक है, जो अटलांटिक महासागर है किस आकार का है? तो एस आकार का है। ठीक, प्रशांत महासागर की बात करते हैं, सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा, सबसे बड़ा है और सबसे गहरा भी है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। ठीक, जो मारियाना गर्त है, मारियाना जो गर्त है प्रशांत महासागर में ही है। क्या? जो मारियाना गर्त है, मारियाना जो गर्त है, और रिंग ऑफ फायर जो है, रिंग ऑफ फायर जो कि भूकंप से संबंधित है, रिंग ऑफ फायर, ये भी किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है, रिंग ऑफ फायर। ठीक, हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है, ये सबसे 12 में तीसरा क्रम आता है, और किसी देश पर है, जैसे हिंदुस्तान पर यह स्थित है। ठीक है, हिंदुस्तान पर है। ठीक, अगर सबसे छोटा महासागर की बात करें, ये सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस कारण मनुष्य में मोटापे की संभावना सबसे कम होती है? तो मोटापे की संभावना सबसे कम की बात हो रहा है, मोटापे की संभावना सबसे कम किसके कारण होता है? तो हरी सब्जियों के अधिक सेवन से क्या होता है? मोटापे की संभावना बहुत कम होता है, और इसमें विटामिन पाया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के रोगों से भी क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? आपको कमेंट करके बताना है। और वासा के अधिक सेवन से क्या होता है? तो वासा के अधिक सेवन से मोटापा होता है। ठीक है, वासा के अधिक सेवन से मोटापा होता है। वासा क्या होता है? तो जो तेल जैसा होता है, जैसे मक्खन हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, जो घी हो गया, दूध नहीं होगा, घी हो गया, तेल हो गया, सभी प्रकार के तेल हो गया। ठीक है, ये सभी वासा के स्रोत है। और वासा से सबसे सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है? तो ऊर्जा मिलता है। सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है? तो ऊर्जा मिलता है। इंस्टेंट जो ऊर्जा मिलता है वो इससे मिल जाता है। ठीक है, जो बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, इसमें भी अधिक मात्रा में क्या होता है? तेल का यूज किया जाता है। तो जिसमें भी तेल का ज़्यादा यूज किया जाएगा उसमें बहुत जल्दी ऊर्जा मिलता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। और जब ज़्यादा सेवन हो जाता है, ठीक है, जब ज़्यादा सेवन हो जाता है तो कौन सा रोग होता है? मोटापा होता है। कौन सा रोग होता है? तो मोटापा होता है। ठीक,
और जो व्यक्ति हरा सब्जी खाते हैं, जो व्यक्ति हरा सब्जी खाते हैं उनमें मोटापे की संभावना बहुत ही कम रहती है। 12वां प्रश्न, टीकाकरण के संबंध में दिए गए कथनों का सही कथन चुनिए। टीकाकरण में मृत या दुर्बल रोगजनकों को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। टीकाकरण से संबंधित आपके कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है और फिर आंसर देना है। टीकाकरण में मृत या फिर दुर्बल रोगजनकों को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ठीक। दूसरा है यह मेमोरी बी और टी सेल से बनता है। तो इस संदर्भ में क्या होता है कि ये दोनों कथन सही है। क्या दोनों कथन सही है? टीकाकरण, अगर हम टीकाकरण की खोज की बात करते हैं तो टीकाकरण के जनक या फिर टीकाकरण की खोजकर्ता कौन है? तो एडवर्ड जेनर है। कौन है? तो एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर है। ठीक है। और टीकाकरण में जब भी वैक्सीनेशन होता है उसमें क्या किया जाता है कि जो मृत या फिर दुर्बल रोग जनकों को शरीर में प्रवेश कराया जाता है ताकि शरीर क्या हो सके, शरीर उसको लड़ने में सक्षम हो सके। ठीक है, उससे लड़ने में सक्षम हो सके। ठीक। और यह अगर कोरोना से रिलेटेड करके पूछ दिया जाए, कोरोना से संबंधित अगर इस प्रश्न को बनाकर पूछ दिया जाए तो ये भी दोनों स्टेटमेंट इसमें क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट ही इसमें क्या होगा, तो सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न लेते हैं। 13वां मनरेगा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों की रोजगार प्रदान किया जाता है? मनरेगा के अंतर्गत, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष की शुरुआत, अगर हम वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ठीक। तो मनरेगा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों की रोजगार प्राप्त किया जाता है? मनरेगा है तो ये प्राप्त किया जाता है 100 दिनों का रोजगार। ठीक है, 100 दिनों का रोजगार। मनरेगा आता कब है? तो 2005 में। ठीक है, 2005 के अधिनियम के अंतर्गत आता है। और बात करते हैं अब इसके स्थान पर एक नया योजना आने वाला है। ठीक है, एक नया योजना आने वाला है, वीजी राम जी। क्या? इसके स्थान पर एक नया योजना आने वाला है, वीवी जी राम जी, वीवी जी राम जी। ठीक है, वीवी जी राम जी। ठीक है, विकसित भारत, ठीक है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ग्रामीण भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रामीण एक्ट। और कौन सा एक्ट है? ग्रामीण एक्ट, ग्रामीण एक्ट। और कौन सा एक्ट है? ये 2025 का एक्ट है। कौन सा एक्ट है? तो 2025 का एक्ट है। 2025 का एक्ट। कौन सा एक्ट है? तो 2025 का एक्ट है। इसमें कितने दिनों की रोजगार की बात किया गया है? तो 125 दिनों की रोजगार की बात किया गया। जबकि मनरेगा में कितने दिनों की रोजगार की बात किया गया? तो मनरेगा में केवल 100 दिनों की रोजगार की बात किया गया। ठीक है, केवल 100 दिनों की रोजगार की बात किया गया। ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 की शुरुआत किसने की? आरबीआई गवर्नर। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कब की जाती है? तो 2020 में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो आंसर पता होगा तो कमेंट कर सकते हैं किसके द्वारा की जाती है। तो ये की जाती है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा। अगर 2020 की प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है, अभिन भी है, वही है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं अभिन आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो संजय मल्होत्रा है। संजय मल्होत्रा है। कितने क्रम के हैं? तो 26वें क्रम के हैं। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ होता है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ होता है? तो मुंबई। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक। किस कमीशन के आधार पर इसको गठन किया गया? तो यंग हिल्टन कमेटी था। कौन कमीशन था? तो यंग हिल्टन कमेटी था। ठीक, यंग हिल्टन कमेटी था। उसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर, स्वच्छ भारत अभियान किस राष्ट्रीय पर्व पर प्रारंभ किया गया? स्वच्छ भारत की बात किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान किस राष्ट्रीय पर्व पर? तो गांधी जयंती। कितने राष्ट्रीय पर्व होते हैं? अगर हम राष्ट्रीय पर्व की बात करें, राष्ट्रीय पर्व कितने होते हैं? तो राष्ट्रीय पर्व 3 होते हैं। एक तो हमारा 2 अक्टूबर होता है, 15 अगस्त होता है, और 26 जनवरी होता है। 26 जनवरी होता है। ठीक, तीन राष्ट्रीय फेस्टिवल होते हैं, 3 राष्ट्रीय पर्व होते हैं। एक तो हमारा 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर भी होता है। तो इसकी शुरुआत कब की जाती है? तो इसकी शुरुआत की जाती है 2 अक्टूबर 2000 कब की जाती है? 2 अक्टूबर 2014 का। इसका स्लोगन क्या रहता है? 2 अक्टूबर 2014 की शुरुआत किया जाता है। इसका स्लोगन रहता है एक कदम स्वच्छता की ओर। क्या? अरे यार चल, एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, एक कदम स्वच्छता की ओर इसका स्लोगन रखता है। एक कदम स्वच्छता की ओर,
एक कदम स्वच्छता की ओर इसका स्लोगन रहता है। ठीक, अगला प्रश्न है 16 नंबर है कि भारतीय जनगणना में किसी व्यक्ति को साक्षर माने जाने की न्यूनतम आयु क्या है। तो साक्षर माने जाने की किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है। साक्षर माने जाने की किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 7 वर्ष है। साक्षर माने जाने की किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 7 वर्ष है। ठीक है, 7 वर्ष है। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि सबसे साक्षर राज्य कौन सा है। सबसे साक्षर राज्य की बात करते हैं तो सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो वो केरल है। सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो वो केरल है। और उसके बाद बात करते हैं सबसे कम असाक्षर राज्य कौन सा है। सबसे कम साक्षर राज्य, अगर सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य की बात करते हैं, अरे यार, सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, तो केरल है। कितनी साक्षरता है, तो केरल की जो साक्षरता है 94% है। कितनी है, तो 94% है। उसके बाद बात करते हैं सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है, तो बिहार में है। कितना प्रतिशत लोग साक्षर है, तो 61.8% लोग साक्षर है। 61.8% लोग साक्षर है। ठीक, अगर हम बात करें कि उत्तरी राज्य में सबसे साक्षर राज्य, उत्तरी राज्य में सबसे साक्षर राज्य कौन सा है। उत्तरी राज्य में सबसे साक्षर राज्य की बात करते हैं तो वो हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक, अगर हम बात करते हैं पुरुष एवं महिला में सर्वाधिक साक्षरता अंतर, पुरुष और महिला में सर्वाधिक साक्षरता अंतर किस राज्य की है। पुरुष और महिला में साक्षरता में सर्वाधिक अंतर, साक्षरता में सर्वाधिक अंतर राजस्थान की है। साक्षरता में सर्वाधिक अंतर किस राज्य की है, सर्वाधिक अंतर किस राज्य की है, तो वो है राजस्थान की, राजस्थान की है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि 7 सिस्टर में, ठीक है, 7 सिस्टर में सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो मिजोरम है। मिजोरम। अगर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे साक्षर राज्य की बात करते हैं तो कौन है, लक्षद्वीप है। कौन है, तो लक्षद्वीप है। ठीक है, कितना है लक्षद्वीप की साक्षरता, तो 91.85% है। कितना है, तो 91.85% है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं सबसे कम पुरुष और महिला की साक्षरता में, मतलब पुरुष और महिला की साक्षरता में सबसे कम अंतर किस में है, तो केरल में है। अच्छा, जो केरल है वो सर्वाधिक पुरुष साक्षर राज्य भी है और सर्वाधिक महिला साक्षर राज्य भी है, और ओवरऑल भी सबसे साक्षर राज्य है। ठीक, अगर हम जिला की बात करें, सबसे साक्षर जिला कौन सा है भारत का, सबसे साक्षर जिला की बात करते हैं तो वो जिला है आपका, एक तो है शेरचीफ है मिजोरम का शेरचीफ है। और दूसरा सबसे कम कौन सा है, तो अलीराजपुर है मध्य प्रदेश का। सबसे कम कौन सा है, अलीराजपुर है। सबसे कौन है, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है। एक किस स्टेट का है, तो मध्य प्रदेश का, और ये मिजोरम का है। किस स्टेट का है, तो ये मिजोरम का है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि भारत की साक्षरता 2011 में कितना थी, तो 74.0% थी। भारत की अगर हम साक्षरता की बात करते हैं, भारत की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं तो कितनी थी, तो 74.04% थी। 74.04% थी। ठीक, उसके बाद 2001 में कितनी थी, 2001 की अगर हम बात करते हैं तो 64.83% थी। 64.83% थी। ठीक, मेल की अगर हम साक्षरता की बात करते हैं, मेल में साक्षरता यानी पुरुष वर्ग की साक्षरता कितना था उस समय 2011 कौन सा, तो 82.14%, 82.14%। और महिला की बात करते हैं, महिला में साक्षरता कितना था, अगर फीमेल की बात करते हैं तो वो था 65.46%, 65.46%। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं।